आज का यह सीरीज 20वीं सदी के शुरुआती दशक की रूस की है, जब रूस में क्रांति और विद्रोहों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। यह वो दौर था जब संपूर्ण रूस पर निरंकुश, अयोग्य और अत्याचारी शासक जार निकोलस II का शासन था। रूस की जनता शासक के दमनकारी नीतियों से त्रस्त हो चुकी थी। देश में हर तरफ लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और पूंजीपतियों के शोषण से परेशान हो चुके थे। राज्य में तेजी से असंतोष फैल रहा था। तभी रूस की धरती पर एक नई विचारधारा के साथ उदय होता है एक क्रांतिकारी नेता का, जिसने दुनिया में पहली बार गरीब, मजदूर और किसानों की सरकार बनाई, जिसने दुनिया के राजनीति के नजरिया को ही बदल दिया। वो कौन था और दुनिया के राजनीति के नजरिया को बदलने में उसकी क्या भूमिका थी, सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। व्लादिमीर लेनिन, जिनका वास्तविक नाम व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था, इनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिर्स्क शहर में हुआ था, जिसका नया नाम उल्यानोव्स्क हो चुका है। व्लादिमीर लेनिन के पिता का नाम इल्या निकोलेविच उल्यानोव था, जो पेशे से एक शिक्षक थे, और उनकी माता मारिया एलेक्जेंड्रोवा उलानोव भी एक शिक्षित महिला थी। लेनिन का बचपन सामान्य रहा, लेकिन किशोरावस्था में ही उन्होंने समाज के भीतर असमानता और अन्याय देखना शुरू कर दिया था। जब लेनिन किशोरावस्था में थे, तभी उनके बड़े भाई एलेक्जेंडर ने जार एलेक्जेंडर III की हत्या की साजिश में भाग लिया था। एलेक्जेंडर को गिरफ्तार करके उसे फांसी दे दी गई। भाई की मौत की घटना ने लेनिन के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने जारशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया। 1887 में उच्च योग्यता के साथ स्नातक पास करने के बाद लेनिन कजान विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने चले गए, लेकिन क्रांतिकारी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें जल्द ही कजान विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। उसके बाद लेनिन ने 1891 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और समारा में ही वकालत करना शुरू कर दिया। 1893 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को अपना निवास स्थान बना लिया और वहां के मार्क्सवादियों के नेता बन गए। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के विचारों का गहनता से अध्ययन किया और मार्क्स के वर्ग सिद्धांत और सर्वहारा वर्ग के विचारों को समझा। दरअसल मार्क्स का मानना था कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ पूंजीपति वर्ग है जो संसाधनों का मालिक है और श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, तो दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग है जो श्रम के बदले मजदूरी पर निर्भर है। लेनिन ने इस सिद्धांत को रूसी समाज के लिए उपयोगी माना और सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे। रूस के साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई के कारण लेनिन को कई बार निर्वासन और जेल का सामना करना पड़ा। 1897 में उन्हें 3 साल के लिए साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने कई लेख और पुस्तकों को लिखा। कुछ साल बाद लेनिन ने साइबेरिया में निर्वासन के दौरान ही क्रुप्स्काया से शादी कर ली, जिन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण साइबेरिया निर्वासित किया गया था। हालांकि लेनिन और क्रुप्स्काया सेंट पीटर्सबर्ग से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल थे। सन 1900 में निर्वासन से वापस लौटते ही लेनिन ने समाचार पत्र स्थापित करने के उद्देश्य से कई नगरों की यात्रा की। ग्रीष्म ऋतु में वे रूस से बाहर चले गए और वहीं से उन्होंने इस्करा, जिसका मतलब चिंगारी होता है, इसी नाम से समाचार पत्र का संपादन शुरू किया। इस काम में लेनिन का साथ वे लोग दे रहे थे जिन्हें जारशाही के अत्याचारों से पीड़ित होकर देश से बाहर रहना पड़ रहा था। 1902 में लेनिन ने हमें क्या करना है शीर्षक नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि क्रांति का नेतृत्व ऐसे अनुशासित दल के हाथ में होना चाहिए जिसका मुख्य कामकाज क्रांति के लिए ही उद्योग करना हो। सन 1903 में रूसी श्रमिकों के समाजवादी लोकतंत्र दल का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लेनिन के समर्थकों और अवसरवादियों के बीच मतभेद हो गया। अंत में क्रांतिकारी योजना के प्रस्ताव बहुमत से मंजूर हो गया और रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 2 समूह में बंट गया। बहुसंख्यकों के समर्थन वाली पार्टी बोल्शेविक कहलाई, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे, जबकि अवसरवादियों की पार्टी मेंशेविक कहलाई, बाद में जिसका नेता केरेंस्की को बनाया गया था। दरअसल जिस रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन हुआ था, उसकी स्थापना 1898 में प्लेखानोव ने किया था। प्लेखानोव पहले समाजवादी थे
जो निरंकुश राजशाही को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। 1905 में मंचूरिया पर अधिकार को लेकर रूस और जापान के बीच युद्ध चला, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया। इस अपमानजनक हार के कारण रूसी जनता ने जार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जार निकोलस सेकंड ने खूनी रविवार के घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जनता और आक्रोश में आ गई और पूरे रूस भर में जार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। इस क्रांति के दबाव में जार निकोलस सेकंड ने कुछ राजनीतिक सुधारों की घोषणा की, जिसमें ड्यूमा यानी रूस के संसद का गठन शामिल था। लेकिन विद्रोह शांत होने के बाद जारशाही ने ड्यूमा के कई अधिकार छीन लिए और समाज में असमानता और शोषण जारी रखा। इस क्रांति के असफलता के बाद लेनिन को यह बात समझ में आ गई कि जारशाही के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति ही बदलाव ला सकती है। इस क्रांति के विफल हो जाने के कारण लेनिन को फिर रूस से बाहर जाना पड़ा। लेकिन लेनिन क्रांतिकारियों और अपने अनुयायियों को संगठित करके क्रांति के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जार ने भी अपने निरंकुश शासन के नाकामियों को छुपाने के लिए और गरीबी, भूखमरी, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे आंतरिक समस्याओं से रूसी जनता के ध्यान को भटकाने के लिए रूस को प्रथम विश्व युद्ध के आग में झोंक दिया। लेकिन नतीजा इसका ठीक बिल्कुल उल्टा निकला। दरअसल इस युद्ध ने रूस को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया था। इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, देश में खाद्यान्नों की भारी कमी हुई और लोग भूखमरी का शिकार हो गए। इस कठिन समय में लेनिन ने देश के बाहर निर्वासन में रहते हुए भी युद्ध को लेकर अपना विचार प्रकट किया। अपने लेखनों के माध्यम से उन्होंने रूसी जनता को जगाने का काम किया। लेनिन ने इस युद्ध को पूंजीपतियों का युद्ध कहा और तर्क दिया कि सर्वहारा वर्ग को इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सैनिकों और श्रमिकों से भी युद्ध का विरोध करने और क्रांति का समर्थन देने के लिए अनुरोध किया। फरवरी 1917 में फिर से रूस में क्रांति की लहर उठी। जनता, सैनिक और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद में जार के खिलाफ जमकर विद्रोह किया। जार निकोलस सेकंड को मजबूर होकर सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद मेनसेविकों ने रूस में अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका नेता केरेंस्की को बनाया गया। लेकिन केरेंस्की की सरकार जनता के समस्याओं को हल करने में असमर्थ रही। इसी समय स्विट्जरलैंड में निर्वासन के बाद रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन की एंट्री होती है। लेनिन मार्च 1917 में जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचते हैं। जैसे ही वे पेट्रोग्राद पहुंचे, अपने नेता लेनिन को देखकर रूसी जनता का उत्साह और बढ़ गया। लेनिन ने बोल्शेविकों के क्रांति के लिए कार्यक्रम तैयार किया, जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। इसके बाद 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कोर्ट और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। मेनसेविकों की सरकार गिर गई और केरेंस्की को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेनिन की अध्यक्षता में 7 नवंबर 1917 को सोवियत सरकार की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार लेनिन के नेतृत्व में दुनिया की पहली समाजवादी सरकार का गठन हुआ। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि हुई, जिसके द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल गया। हालांकि इस संधि में रूस ने अपना 1/4 जमीन गंवा दिया था। क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी नीतियां लागू की, जिनका उद्देश्य रूस में समानता और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। लेनिन ने शासन में सुधार के लिए कई प्रयास किए, जैसे जमीन का पुनर्वितरण। इसके तहत किसानों को जमीन देने का निर्णय लिया गया। इससे छोटे किसानों को राहत मिली और कृषि क्षेत्र में उम्मीद से अधिक उत्पादकता बढ़ गई। फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण। लेनिन ने उद्योगों और फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें श्रमिकों के नियंत्रण में दे दिया। इससे श्रमिक वर्ग को सीधे लाभ प्राप्त हुआ और उद्योगों में मजदूरों का शोषण कम हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। लेनिन ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास किए। उन्होंने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान किया, ताकि समाज में समानता को बढ़ावा मिल सके। इन नीतियों के माध्यम से लेनिन ने रूस में समाजवादी ढांचे की नींव रखी। लेनिन के सत्ता में आने के बाद रूस में बोल्शेविकों और इनके विरोधियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में विरोधियों का साथ विदेशी शक्तियां जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस दे रहे थे। इन विदेशियों के आक्रमण को रोकने के लिए लेनिन के विदेश मंत्री ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया, जो विदेशी आक्रमण को रोकने में सफल रहा। तो वहीं लेनिन ने आंतरिक विरोधों को दबाने के लिए
चेका नाम के गुप्त पुलिस संगठन बनाई, जो अचानक से विद्रोहियों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इस प्रकार लेनिन की सरकार विदेशी आक्रमण के साथ आंतरिक विरोधों को दबाने में सफल रही। गृह युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर कर दिया था, जिसका बुरा प्रभाव कृषि और उद्योग पर पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचे अनाज का उपयोग किसान मनचाहे तरीके से कर सकते थे। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, अतः जमीन पर राज्य का अधिकार था, लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीन किसानों की हो गई। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और संचालन के लिए विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। नई आर्थिक सुधार नीति का उद्देश्य रूस में आर्थिक स्थिरता लाना था, जिसमें काफी सफलता भी मिली। लगातार गृह युद्ध और राजनीतिक दबाव के कारण लेनिन का स्वास्थ्य खराब हो गया था। इन्हें कई स्ट्रोक भी आए, जिससे इनके शक्ति और नेतृत्व क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ा। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को रूस के गोर्की में लेनिन की मृत्यु हो गई। इसके बाद जोसेफ स्टालिन ने रूस की सत्ता संभाली, जो 1953 अपनी मृत्यु तक समाजवाद के प्रक्रिया को जारी रखा। हालांकि स्टालिन के शासन करने का तरीका कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों के विपरीत था। इसे रूस के तानाशाह शासक के रूप में जाना जाता है। आगे लेनिन के विचारों और नीतियों ने दुनिया के अन्य समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को भी प्रेरित किया, और आज दुनिया के कई देशों ने समाजवाद को अपनाया है। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।